हर कहानी किसी किताब में या अखबार में लिखी नहीं होती। कुछ किस्से समय के साथ चलकर हमारे आसपास ही जन्म लेते हैं। कुछ किस्से हमें गुदगुदाते हैं तो वहीं कुछ किस्से हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। पंचायत विद रिपोर्टर्स में हम ऐसे ही किस्से लेकर आते हैं, क्योंकि ये किस्से केवल सुने ही नहीं जाते बल्कि महसूस भी किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और पंचायत विद रिपोर्टर्स यानी कि नाम ही काफी है कि इस पंचायत में रिपोर्टर्स ही आपको बताते हैं ऐसे किस्से जो केवल किस्से नहीं होते बल्कि अपने आप में एक सच्चाई वाली जो खबर होती है यानी कि सच्चाई को भी जाहिर करते हुए दिखाई देते हैं। इस बार हमारे साथ दो नए रिपोर्टर्स भी जुड़े हैं, क्योंकि नीरज तो आप पहले भी पंचायत विद रिपोर्टर्स में उनको सुन चुके हैं, उनके किस्से और अंदर की खबरें किस तरह से वो लेकर आते हैं ये अच्छे से आप लोग जानते हैं। विनीत झा जो पॉलिटिकल खबरों की, किसी भी पार्टी की खबर हो, अगर जाननी है उसके पीछे की सच्चाई और सच में किसने क्या कहा तो विनीत से बेहतर कोई बता नहीं सकता। इसके अलावा एक पॉलिटिकल खबरें आपने बहुत सुनी, लेकिन कोर्ट और कचहरी के पीछे क्या होता है, वहां पर किस तरह से केस आते हैं, उनकी सच्चाई क्या है, या जांच एजेंसियां चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, उनके अधिकारियों के भी बड़ी तमाम किस्से ऐसे होते हैं जो आप सुनना चाहेंगे। तो इस बार शंकर आनंद भी हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी आपको इस तरह के नए नए किस्से बताएंगे जो आपको सोचने को भी मजबूर करेंगे और गुदगुदाने को भी। लेकिन सबसे पहले मैं नीरज के पास जाऊंगा, क्योंकि पॉलिटिकल खबरों का भंडार नीरज के पास काफी रहता है। नीरज, क्या कोई ऐसा किस्सा है जो पंचायत विद रिपोर्टर्स में या हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? यतीन, देखिए, पिछले हफ्ते तो किस्से दिग्विजय सिंह से ज़्यादा जुड़े रहे हैं। कांग्रेस CWC की बैठक के दौरान जो कुछ भी हुआ, लेकिन उसमें किस्से कई हैं, क्योंकि माना जा रहा था कि शशि थरूर सुर्खियों में रहेंगे, लेकिन पिछला हफ्ता दिग्विजय सिंह के नाम रहा। दिग्विजय सिंह को लेकर एक कांग्रेस के नेता ने बताया जो आप कह रहे हो, लेकिन शशि थरूर को बुरा ना लग जाए कि आप उनको पीछे करके और दिग्विजय को बता रहे हो दिग्विजय सिंह चर्चा में रहे? नहीं, दोनों एक ही सीट पर बैठे भी थे अगले दिन। कॉम्प्लीमेंट भी करते होंगे। CWC की बैठक के अगले दिन पहले तो दोनों नेता अलग अलग थे। पीछे की कतार में दिग्विजय सिंह थे, बाद में शशि थरूर पहुंचे थे, वो आगे की कतार में बैठे। तो बाद में कुछ सीट्स का अरेंजमेंट में बदलाव हुआ तो दोनों एक ही सीट पर आ गए। और जाहिर सी बात है, दोनों अभी हाल के वक्त में कांग्रेस के अंदर सुर्खियां बटोरने वाले में सबसे ज़्यादा है। लेकिन किस्सा यह है कि हमने कांग्रेस के लीडर को फ़ोन किया जो CWC मेंबर है। हमने पूछा कि क्या दिग्विजय सिंह के संगठन की बात को उन्होंने रखा है। तो CWC मेंबर ने बताया मुझे कि दिग्विजय सिंह अपनी बात को पूरी तरह से संगठन बदलाव की नहीं रख सके, क्योंकि बांग्लादेश वाला मसला आ गया। दरअसल दिग्विजय सिंह ने बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसे लेकर एक बयान दिया था, जिसमें भारत में अल्पसंख्यकों पर हमले की तुलना बांग्लादेश से की गई थी। तो खड़गे जी जो कि कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूछा कि आपने कुछ इस तरह का बयान दिया है। तो दिग्विजय सिंह ने भी उस बयान के बारे में बताया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये तो ठीक नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसको भारत से तुलना करना। और राहुल गांधी ने भी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, तो उस पर हामी भरी। लेकिन अंदर जो भी बात होती ये बड़ा बदलाव है एक तरह से, अगर वहाँ की तुलना वहाँ के और यहाँ से नहीं कर रहे हैं। नहीं तो ज्यादातर तो यही होता है कि ये पॉलिटिकली फायदा या कुछ नहीं। पॉलिटिकल लाइन कांग्रेस की ये नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो यहाँ की स्थिति से तुलना करना। दो गलत चीजों को जायज नहीं ठहराया जा सकता और दोनों गलत चीजों की तुलना नहीं की जा सकती। ये कांग्रेस नेतृत्व का पक्ष था। लेकिन उसके पहले यतीन, दिग्विजय सिंह ने जो करना था, 9/52 का उनका एक ट्वीट जो RSS की तस्वीर को लेकर था, उसने, और 19 दिसंबर का जो ट्वीट किया था उन्होंने, उसे पिंड कर दिया था। अब कब किया था उसे सबसे ऊपर लाया था, जिसमें राहुल गांधी को नसीहत दी थी, ये बताना थोड़ा कठिन होगा। लेकिन दोनों ट्वीट की टाइमिंग 9/52 की है। 10:30 से बैठक शुरू होने वाली थी। हमारे सामने दिग्विजय सिंह सामने से गुजरे हैं, तब तक ट्वीट पर किसी की नज़र नहीं गई थी, वहाँ जितने रिपोर्टर हैं। उसके बाद जब ट्वीट पे नज़र जाती है तो CWC की बैठक से ज्यादा नजरें दिग्विजय सिंह पर जानबूझकर किया गया उनकी तरफ से? क्या इसके पीछे की कहानी बताइए ना। देखिए, ये तो जरूर है कि राहुल को एक बड़ा मैसेज देने की बिल्कुल राहुल गांधी और कांग्रेस को मैसेज देने के लिए, और दिग्विजय सिंह अंदर से नाराज हैं। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इन्फो बता रहा हूँ
कि संगठन में जो सुधार जिस तरह से होना चाहिए उससे वो नाराज है। दूसरे दिन या दिन राहुल गांधी को दिग्विजय सिंह सामने मिल जाते हैं। हाँ। 27 की बैठक थी, दूसरे दिन कांग्रेस का स्थापना दिवस था, पहली बार इंदिरा भवन में स्थापना दिवस मनाया जा रहा था 140वां। नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अलग बातचीत करने जाते हैं। ये झंडारोहण के बाद की बातचीत बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद राहुल गांधी कहीं से आ रहे होते, उन्हें 5वीं फ्लोर पे जाना होता है मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने, बीच में दिग्विजय सिंह मिल जाते हैं उनको। राहुल गांधी उन्हें कहते हैं कि कल तो आपका दिन रहा, कल आपने जो करना था कर दिया, यही बातें रही। उसमें राहुल ये कहना एक बड़ा मैसेज है अपने आप में। लेकिन सर एक चीज यह भी हमें ध्यान देना चाहिए कि दिग्विजय सिंह ने CWC की मीटिंग को चर्चा में ला दिया। नीरज, आप ये बात मानते हैं नहीं, वरना ये इस बैठक की इतनी चर्चा नहीं। देखिए बिल्कुल, जितनी खबर चली है दिग्विजय सिंह की वजह से, पहले हम लोग हेडलाइन मैनेज कर रहे थे कि शशि थरूर आएंगे और शशि थरूर खबर बनेंगे, और शशि थरूर का आगमन भी बहुत इंटरेस्टिंग था। यतीन वो भी बता दें कि हम लोग खड़े हैं बैठक के लिए, शशि थरूर को आना है CWC की बैठक के लिए, तो हम लोग का ध्यान आमतौर पे इंदिरा भवन के मुख्य द्वार की तरफ होता है। एक तो मुख्य द्वार हो गया जिससे एंट्री लेते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके बाद मुख्य द्वार होता है जहां अंदर बैठकें होती है। पीछे से अचानक से आवाज़ आते हैं, हमारी नज़रें तमाम नेताओं पे हैं, आगे की तरफ पीछे से कोई आता है और बहुत शोरगुल होने लगता है, तो देखते हैं शशि थरूर। पिछली कई बैठकों में नहीं आए थे, इस बार की बैठक में थे, तो शशि थरूर भागते हुए बढ़ते हैं उधर। तो अंतिम में मीडिया के लोग उन्हें आवाज़ देते हैं कि शशि जी फोटो, तो घूमकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, तब उनकी तस्वीर आती है। दूसरे दिन तो उनकी वैसे दूसरी ज्यादा वायरल होती है। दूसरे दिन स्थापना दिवस में भी पहुंचते हैं और स्थापना दिवस की दिग्विजय सिंह और शशि थरूर की तस्वीरें एक साथ ऐसी खबर आ रही थी, ये सच्चाई है कि ऐसी गपशप है कि शशि थरूर ने बड़ी तारीफ की दिग्विजय सिंह की, जो उन्होंने RSS को लेकर बड़ा तारीफ की कि संगठन बड़ा मजबूत है, सीखना चाहिए। हालांकि ये भी आया कि राहुल गांधी बड़े नाराज थे उस स्टेटमेंट से दिग्विजय सिंह। देखिए शशि थरूर ने ये नहीं कहा एग्जैक्टली कि RSS से सीखना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक तरह से दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया। उसे समर्थन करना कहेंगे कि आपको संगठन को मजबूत करना चाहिए, एक साथ डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और एक बात दिग्विजय सिंह की जो तमाम चीजें हैं जो उन्होंने बयान दिया, यतीन दिग्विजय सिंह निकले हैं वहां से CWC बैठक खत्म होने के बाद, उन्हें मैंने इंटरव्यू के लिए फोन किया, तुरंत से बाहर निकले, उनको मीडिया वालों ने बाइट के लिए आगे पीछे किया, बाइट भी उन्होंने दिया, उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ के निकल गए। तुरंत मैंने 5 मिनट पे उन्हें फ़ोन किया कि सर आप कहाँ हैं, हमें बाइट चाहिए, इंटरव्यू चाहिए। तो बोले कि मैं अभी बात नहीं करूँगा। हम कहे सर अगर आप दूर निकल गए हैं तो मुझे फ़ोन पे बात कर लीजिए। तो वो किसी तरह राजी हुए, बहुत मनाना पड़ा उन्हें कि प्लीज़ सर बात कर लीजिए, इंपॉर्टेंट इशू है। उन्होंने 3 से 4 मिनट तक बातचीत की और खुलकर अपनी बात रखे। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तथ्य है यतीन, ये बताइए कि प्रियंका गांधी का जो संगठन सृजन का प्रस्ताव है उसे इमीडिएट पूरा किया जाना चाहिए। जो संगठन सृजन चल रहा है इमीडिएट पूरा किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह के मन में ये बात है कि जो संगठन सृजन का कार्यक्रम है उस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह से। मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ विनीत, शायद आपके पास इससे संबंधित कोई खबर है राहुल और प्रियंका की? जी निश्चित तौर पे यहाँ पे एक बड़ी कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्किंग स्टाइल को लेकर के, जिस तरह से मान लीजिए मैं बीजेपी के कई नेताओं से मिला, कई बड़े नेताओं से मिला, उनका ये कहना है कि कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो प्रियंका गांधी का जो वर्किंग स्टाइल है ज़्यादा पॉलिटिकल है। जब आप देख सकते हैं कि समझ हमने कई बार देखा था, पिछली बार जब संसद का सत्र खत्म हो गया था तो औपचारिक तौर पर लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो सबको एक इनफॉर्मल बुलाते हैं, चाय पर फ्लोर लीडर्स होते हैं, सब चाय पर मिलते हैं सबसे। अब इस पिछली बार तो उन्होंने कांग्रेस ने बाइकआउट किया था, विपक्ष ने बाइकआउट किया था, लेकिन इस बार जो है प्रियंका गांधी रहती है, राहुल गांधी नहीं रहते हैं, जबकि नेता प्रतिपक्ष वही है, रहना चाहिए था। लेकिन ठीक है, अपनी व्यस्तता है सबकी। प्रियंका गांधी रहती हैं, प्रियंका गांधी रहती हैं और सबसे बड़ी बात है कि प्रियंका गांधी इंटरैक्ट करती हैं, प्रधानमंत्री के साथ इंटरैक्ट करती हैं। अब एक बड़ी अच्छी बात यह है कि जब प्रधानमंत्री के साथ मिलती हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले केसी वेणुगोपाल को वड़क्कम बोलते हैं, मलयालम में बात करते हैं। तो प्रियंका भी बताती है कि उनको भी मलयालम थोड़ी सी आती है, तो वो फिर कुछ बात वो करते हैं, तेजी से सीखने की कोशिश भी कर रही है। वो वैसे ये वहाँ की सांसद हैं वो जी, तो लेकिन एक चीज यहाँ पर हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ की सांसद वो है, लेकिन वहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो नरेंद्र मोदी जो है उनको सब चीज़ की खबर रहती है।
तो उन्होंने वहाँ के हर्ब्स के बारे में पूछा प्रियंका गांधी से, प्रियंका गांधी ने हर्ब्स के बारे में बताया, वहाँ रिहैबिलिटेशन के बारे में चर्चा की। तो हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि प्रियंका गांधी से प्रधानमंत्री जब बात कर रहे थे, और दूसरी बात है कि प्रियंका गांधी भी बात कर रही थी, प्रियंका गांधी कनेक्ट हो रही थी। हमने देखा कि प्रियंका गांधी ने सदन में किस तरह से नितिन गडकरी से मिलने की बात की और वो मिले और तुरंत उन्हें बुलाया भी गडकरी तो गडकरी ने भी बुलाया, आप तुरंत मेरे ऑफिस में आइए। एक वे ऑफ वर्किंग ये है। दूसरी ओर बीजेपी के ही नेता से, एक बड़े नेता से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना था कि जब कुछ औपचारिकताएं होती हैं, एलओपी के कारण राहुल गांधी भी आते हैं, मीटिंग होती है, राहुल गांधी इंटरैक्ट कम करते हैं, इधर उधर देखते हैं, बातों में जो है ना, एक जो दो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग बैठते हैं, राजनीति की बात होती है, कुछ गैर राजनीतिक बातें भी होती हैं, तो बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते हैं। जबकि राजनेता वो होता है जो जितना ज़्यादा लोगों से मिले, लोगों को जितने बेहतर तरीके से जाने। जैसे एक बहुत शानदार किस्सा मेरे पास है इससे संबंधित, लेकिन शायद अभी बताने का समय नहीं है, वो फिर कभी बताएंगे। शंकर भाई, आपके पास ये तो पॉलिटिकल किस्से हैं, आपके पास तो कहानियों की भरमार अधिकारियों की होगी, क्योंकि दर्शक जानना चाहेंगे कि अधिकारियों के कैसे किस्से होते हैं। देखिए, तकरीबन 1.5 दशक से ज्यादा हो कोर्ट गए कचहरी के बड़े चक्कर लगाते हैं आप। तकरीबन 1.5 दशक से ज्यादा मैं खुफिया एजेंसियां, जांच एजेंसियां, लीगल और इलीगल इन तमाम मसलों को बेहद करीबी से जानने और समझने का मौका मिला। कहानियों की अगर बात करें तो कहानी मेरी खुद की है, और कहानी ऐसी है कि देश की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई के डायरेक्टर से हम लोग की पहले बहुत आराम से मिलना जुलना बातचीत होती थी, सीबीआई मुख्यालय में भी और नॉर्थ ब्लॉक में भी। एक बार की घटना है कि जैसे सीबीआई से जैसे शाम के वक्त में जिस लिफ्ट से निकलते हैं डायरेक्टर, तो हम लोग वहीं पे खड़े होकर 3-4 बार कुछ चीज़ें पूछ लेते थे। तो डायरेक्टर चलते चलते, वो उनका स्टाइल होता था, जैसे डायरेक्टर आने वाले होते हैं लिफ्ट में, पहले एक व्यक्ति आएगा, उनका सूटकेस लेके आएगा। तो हम लोग को समझ में आया था डायरेक्टर साहब आने वाले हैं, तो हम लोग वहीं खड़े हो जाते थे रिसेप्शन के पास। जैसे एक बार खड़े थे मैं और हमारे 2 मित्र थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभिषेक सरन और प्रमोद जी। हम लोग खड़े थे वहाँ पे, इंतजार किए। जैसे देखिए सीबीआई डायरेक्टर आए, वो ये बात है 2012-13 की बात है। डायरेक्टर आए और आने के साथ ही मुझे देखते साथ वो गुस्से में खिलमिला उठे और मुझे कहते हैं, सीबीआई डायरेक्टर उस वक्त के कह रहे हैं तात्कालीन, तुम बहुत बड़े जासूस बनते हो, पटक के मारेंगे। आपको बोला सीबीआई डायरेक्टर ने? सीबीआई डायरेक्टर कि पटक के मारेंगे और मारेंगे कम, घिसियाएंगे ज्यादा। अच्छा? ये शब्द एक सीबीआई के डायरेक्टर बोले, और वो भी एक जर्नलिस्ट से, आप पत्रकार से। और तो मैं सोचा कि हालांकि वो मूल रूप से अब तो इंतकाल हो गया, वो रहने वाले बिहार के हैं, मुझे लगा ठीक है, बड़ा आम चाल कि भाई हमारा वास्ता भी बिहार झारखंड से रहा है, उनका भी वास्ता रहा है। पिन ड्रॉप साइलेंस। मजाक में बोला कि वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि पिन ड्रॉप साइलेंस, पूरा सीबीआई के डायरेक्टर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि तुमको पटक के मारेंगे, और मैं उसको बड़ा आराम से ले रहा हूँ। बोले क्या हो गया सर, क्या हो गया, बड़े गुस्से में। बोले तुम जासूसी कर रहे हो, मेरे घर के अंदर जासूसी करते हो। अच्छा। कहे कि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं। फिर तक कहते कहते वो जाने लगा, नहीं सर कहानी तो बताओ क्या हुआ। तो मैं उनसे एक बाल बोध कहिए बचपन की, मैं उनसे मजाक, सर पहले कहानी तो बताओ क्या हो गया। और वो वास्तव में वो गुस्से में थे हमसे, और जाकर के कार में बैठने लगे। तब तक उनके मुंह से एक निकलता है कि मेरे खिलाफ तुम लिखते हो अखबार में, तुम्हें शर्म नहीं आती है। तब मैंने बोला कि लगता है कुछ कंफ्यूजन हुआ है, मैं तो टेलीविजन वाला बंदा हूं, अखबार में लिखने का वाला है। मैं जाके देखिए, मैं भी कुछ बदतमीजी कर बैठा, उनके कार में जाके कार को रोक लिए, उनका गेट पे मैंने हाथ दिया। हमने सर 1 मिनट रुकिए, आपने मुझे कैसे कह दिया कि मैं अखबार में रिपोर्ट लिखता हूँ, मैं टेलीविजन से हूँ। एक्चुअली में वो मेरे एक दूसरे साथी के बारे में कहना चाह रहे थे, हम दोनों साथ में होते हैं और हम दोनों का वास्ता झारखंड से है। तो उनको समझ में था कंफ्यूजन कि झारखंड वाली, क्योंकि उनके पास भी रिपोर्ट आई कि वो झारखंड वाला जो लड़का है वो ऐसे रिपोर्ट लिखता है, डायरी आइटम्स। और उस वक्त में सीबीआई डायरेक्टर से जुड़े हुए कई ऐसी खबरें, डायरी आइटम्स लिखे जाते थे। जर्नलिस्ट का काम भी है ना, चोट कुछ बड़ी लगी होगी उनको, इसीलिए बोल रहे हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी और गहरी चोट लगी। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, उनको लगा कि ये कैसे लिख दिया मेरा। वो जाके गाड़ी में बैठे, हम लेकिन नहीं सर आप मुझे सॉरी बोलिए। अब देखिए मेरी ये कहिए कि अपनापन कहिए या बदतमीजी कहिए, बोले सर नहीं आपने मुझे कैसे कह दिया। अब उनको भी लग गया कि हाँ मैं गलत आदमी को बोल गया हूँ। फिर जाके बैठे और गाड़ी में बैठ करके मेरा हाथ हटा के बैठ करके निकले। मैं बाहर निकला, उसके बाद सीबीआई डायरेक्टर के मुख्यालय के बाहर जा करके बातचीत कर रहे हैं। दूसरे हमारे मित्र वो बहुत
अच्छे और बड़े संपादक रहे अखबार के, वो आए और वहीं पे बैठ करके कुछ कुछ खाते पीते बातचीत करने लगे कि शंकर और बताओ क्या आज की खबर रही। तो मैंने कहानी बताया कि यार आज बड़ा अजीब सा कहानी हो गया है, सीबीआई डायरेक्टर मुझे ऐसे, तो वो मुझे बता रहे हैं शंकर ये छोटी बात नहीं है, सीबीआई डायरेक्टर का मतलब एक इंस्टीट्यूशन है, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन को कैसे ऐसे बोल सकता है। बिल्कुल हमने नहीं भैया वो ठीक है, वो तो हम लोग का यूपी बिहार और इन सब पे हम लोग का वो वाला कनेक्शन है और इस चक्कर में बोल गए हैं। बोला नहीं, और इतना कहते कहते बोला और क्या क्या बोले, मैं सारी बातें बताता चला गया। थोड़ी देर के बाद क्या कहते हैं, वो साइड हटते हैं, देश के बहुत प्रतिष्ठित अखबार के वो संपादक रहे हैं, उन्होंने अखबार में ये खबर को करवा दिया कि आज शाम में हमारी खबर जाएगी। तब तक मैं कूल था। थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद मेरे पास सीबीआई के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी का कॉल आता है। अच्छा, महिला अधिकारी का कॉल आया, क्योंकि डायरेक्टर के पास उसने कोड भेजा कि इस पे हमको आपका रिएक्शन चाहिए। अच्छा, आप वाली जो मेरी जो घटना खबरें हुई थी ना, उस पर कोड चाहिए, कोड हाँ। चाहिए। और महिला अधिकारी वो मुझे कॉल किया कि शंकर क्या हुआ था। हमने ऐसी तो बहुत कॉमन है। बोला नहीं बात को खत्म करो, जो भी चीजें हैं हटाओ, आपको पता है वो दिल से बुरे नहीं। हमने हाँ वो तो बात सही है। उन्होंने कन्विंस किया, मुझे लगा हाँ सही है। तब तक मैं अपने साथी को फोन किया, वो तब तक अपने ऑफिस जा चुका था। हमने भाई साहब आप कोई खबर कर रहे हैं क्या? उन्होंने बोला हाँ मैं खबर कर रहा हूँ। हमने सर ये खबर हटाओ। बोला कल मेरे अखबार की ये फ्रंट पेज की फ्रंट खबर है और भी बड़ी है। और ये कोड जो था कि मारेंगे कम पटक के मारेंगे, ये शब्द जो है ना जनरली, हमने कि भाई साहब इस खबर को हटाओ, मैं इससे इनकार कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे चीखना चिल्लाना स्टार्ट किया, तुम कैसे कर सकते हो, तुमने मुझे कहानी सुनाया, कहानी फैक्ट है तो कहानी जाएगी। हमने नहीं है, मैं आपके खिलाफ हम जाएंगे। अब हम दोनों दोस्तों के बीच में लड़ाई हो गई, इन्हें हटाना है, इस चीज को हटाना है। तब तक अब सीबीआई डायरेक्टर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी कि वो जो लैंग्वेज था वो गलत हो गया है। और मेरे पास इतने कॉल्स आने स्टार्ट हो गए कि शंकर भाई उस चीज को हटाइए, देखिए हम आप मेरे घर के हैं, आप मेरे बहुत करीबी हैं, इमोशनल जो चीजें हैं। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद एक ऑफिसर ने मुझे कहा कि देखिए खबर नहीं थी, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ सीबीआई में जो भी कोई अच्छी बड़ी खबर होगी आपको हम दिया। देखो कहाँ से कहाँ फायदा हो गया। उसके बाद मुझे वास्तविक तौर पे बहुत सारी आपदा में अवसर वाली बात, आपदा में अवसर ढूंढ लिया इन्होंने। सही बात है। एक किस्सा अभी बड़ा आया और वो खबर भी अच्छी खबर भी है और लोगों को सीखना चाहिए। मैंने किसी को बताया अभी, एसआईआर पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन एसआईआर क्योंकि चुनाव आयोग करा रहा है तो सदन में एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती, तो बीच का रास्ता निकाला कि चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। वो सबने देखा कि किस तरह से हुई और सिलसिलेवार तरीके से किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक तथ्यों के साथ जवाब दिया, एक एक सवाल का, जो भी अपोजिशन की तरफ से था। हालांकि अपोजिशन ने वॉकआउट किया, लेकिन इसमें सीखने वाली बात यह है, और ये किस्सा इस वजह से भी कहानी का रूप ले चुका, क्योंकि भाषण हुआ, सबने तारीफ की, लेकिन समय के साथ तो हमारे यहाँ आदत है कि सब भूल जाते हैं। अमित भाई ने क्या क्या सवालों के जवाब में तथ्य रखे, वो थोड़े बहुत याद रहते हैं, थोड़े बहुत भूल जाते हैं। एक इंसानियत, वो इंसानी मेमोरी भी ऐसी होती है। लेकिन दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने इसका बड़ा अच्छा एक फॉर्मूला निकाला। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार पे चर्चा तो हो ही रही और एसआईआर पूरे देश में हो ही रहा है, अभी भी चल रहा है, कई प्रदेशों में अभी खत्म हुआ है शायद लास्ट यूपी वगैरह में, लेकिन बाकी के प्रदेशों में भी होगा। तो उसको लेकर अपोजिशन किस तरह से गलतफहमी फैला रहा है और अमित भाई ने किस तरीके से जवाब दिया, वो हमारे कार्यकर्ता को पता होना चाहिए। क्योंकि नेता आते हैं, भाषण देते हैं, कार्यकर्ता अनमने ढंग से सुनता है और कुछ बातें याद रहती हैं, आधी अधूरी नहीं रहती हैं। तो जो जनता तक के बीच में जानी चाहिए बातें, वो सही से नहीं जा पाती। तो कैसे याद रखा जाए? तो उन्होंने एक पूरी प्लानिंग की अपनी टीम के साथ बैठकर, और अमित भाई का एक वीडियो जो संसद में जो उन्होंने बोला उसका एक वीडियो बनाया और एक प्रश्न पत्र बनाया उस वीडियो के आधार पर कि क्या क्या सवाल हो सकते हैं। और वो उन्होंने हर मंडल में, जो उनके मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता थे, 100, 150, 200 जो हर मंडल में होते हैं, उनको पहले वो वीडियो दिखाया और फिर एक प्रश्न पत्र दिया। प्रश्न पत्र ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके जो ऑब्जेक्टिव थे कि ए बी सी डी करके कि एक पर टिक लगाओ अगर आपने सही से वीडियो देखा है तो। और जो पहले 5 कार्यकर्ता सवालों का जवाब देंगे उनको मैं धुरंधर मूवी दिखाऊंगा। ये प्रदेश अध्यक्ष ने ऐलान किया। भाई मूवी धुरंधर हर कोई देखना चाहता है, क्योंकि दिल्ली में तो पता है कितने रेट होते हैं। हालांकि लेकिन
पैसे की बात नहीं थी, लेकिन उनके एक साथ बैठ के साथ देखना अपने पदाधिकारियों के साथ, जो मिलते नहीं आराम से, क्योंकि उनके भी काम होते हैं कई सारे, उनके साथ मूवी देखना और उसमें भी एक गपशप achievement है। करना, ब्रेकफास्ट या जो भी स्नैक्स की व्यवस्था करना, वो सब, वो भी धुरंधर मूवी देखना। तो हर मंडल में उन्होंने वो मूवी दिखाई, मतलब जो स्पीच दिखाई, और स्पीच के साथ वो प्रश्न पत्र दिया। और जो पहले 5 थे, कहीं कहीं 7 भी हो गए, कहीं कहीं 8 भी हो गए, जो कई लोगों ने सही जवाब दिए, तो मन लगा के लोगों ने स्पीच सुनी कि कौन है धुरंधर। हाँ, किस अनुच्छेद के तहत होता है, क्या तरीका है, वो पूरा उनका एक प्रश्न पत्र था। और लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने उसके सही जवाब दिए, क्योंकि मन से देखी ना, मूवी देखनी है, अपने प्रदेश अध्यक्ष के साथ देखनी है। और ऐसे करीबन 1000 लोगों को उन्होंने मूवी दिखाई, क्योंकि इतने लोगों ने प्रश्न पत्रों का सही मतलब सारे प्रश्नों का जवाब दिया। तो ये सीखने वाली चीज है कि कैसे कार्यकर्ताओं को जनरल नॉलेज भी उसकी बढ़ेगी, चुनावी प्रक्रिया क्या है इस देश की, संविधान क्या कहता है, अनुच्छेद के नियम, जो नियम है वो क्या है। ये वीरेंद्र सचदेवा ने एक अनूठा प्रयोग किया। और मुझे लगता है ये चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, जो भी हो, एआईएमके, डीएमके, हर प्रदेश के, जो हर राजनीतिक दल के लोगों को ये फॉलो करना चाहिए कि किस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक किया। एक और बात है जो आप बोल रहे हैं, एक पार्टी विद डिफरेंस की बात बीजेपी लगातार करती है। अब एक बड़ी बात यहाँ पर मैं भी एक कहानी मैं सुनाना चाहूँ। कहानी का एक घटना है, और घटने के जिस तरह से आपने कहा कि पंचायत में हम खबर और खबर की पीछे के बैकग्राउंड बताते हैं, तो एक उसी तरह की घटना है। अभी जैसे मान लीजिए जी राम जी को लेकर के कितना विवाद हुआ, कांग्रेस इसको लेकर के बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रही है, रामलीला मैदान में भी जुटी थी, 5 तारीख से ये कर रही थी, CWC की मीटिंग में भी इस बात पर चर्चा हुई। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब इसको लेकर के 1-2 दिन पहले जो है वो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी की, पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी की बैठक हो रही थी, और एक इंटरेस्टिंग बात है कि इसके जो चेयरमैन है वो विपक्षी पार्टी से। अब उनकी बैठक हो रही थी तो सब ने कहा कि इस पर हम जी राम जी पर चर्चा करेंगे, इसका टॉपिक जो है, जब सब्जेक्ट देने की बात हुई तब सत्ता पक्ष से कहा गया, बीजेपी से कहा गया कि भाई आप जिस पर जो कानून बन गया उस पर हम कैसे चर्चा करेंगे। तो हुआ कि मनरेगा पर चर्चा करेंगे कि मैं, ऐसे ही तो हो रहा था ना कि हाँ, SIR पर कैसे चर्चा कर सकते हैं। वही। तो यहाँ पर हुआ कि चलो ठीक है, यहाँ पे करते हैं। अब इस पर जब चर्चा होने लगी तो जो हमारे मतलब कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, हालांकि जो वहाँ पर चर्चा होती है कोर्ट नहीं किया जाता, लेकिन हमारी जो अनऑफिशियली बातचीत हुई, सोर्सेस हमारे कहते हैं, हम जो खबर की कहने लग गए हैं, जी, लेकिन हमारे लिए वो सूत्र ही होते हैं। हाँ, वह सूत्र ही होते हैं। तो उसमें मैं जो हमें बताया गया कि सब वहाँ पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे कि मनरेगा की जो कमियां थी हमने ही सजेस्ट किया था। हाँ। और इसमें सिर्फ अपोजिशन के भी सांसद थे, वो भी इस बात पे पीठ थपथपा रहे थे कि हमने जो सजेशन को माना गया। दिक्कत जो हो गई वो जी राम जी को लेकर के, क्योंकि नाम को लेकर के दिक्कत हो गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बीजेपी ने एज ले लिया, या हम कह सकते हैं सत्ता जो गठबंधन एनडीए ने, कि अपनी जिसका विपक्षी पार्टी विरोध कर रही थी। और इंटरेस्टिंगली जो अब नीरज इस बात को ज्यादा बेहतर से बताएंगे, कांग्रेस के 2 सांसद नहीं थे वहां पे। अच्छा, मीटिंग में जहाँ सजेशन देना चाहिए जहाँ पर बाहर, तो मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। जो बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस की बात करती है, जैसा कि अभी आपने बताया कि अमित भाई की बातों को लोगों ने सदन में सुना, वो उसकी वीडियो भी व्हाट्सएप पे दे देते, व्हाट्सएप पे दे करके दे देते, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन पार्टी विद डिफरेंस ऐसे हो जाती है कि फिर उसके बाद क्विज करते हैं और इसके बाद फिर मूवी दिखाते हैं। यही बात नहीं कि जी राम जी की बात, गांधी का नाम ले रहे हैं, और जब महात्मा गांधी जी का अंतिम शब्द थे, हाँ, वो हे राम थे, और उनसे प्रेरणा पाकर उसका नाम रखा गया, तो उसका तो विरोध करना ही नहीं चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक जो ट्रैप हो गया कि एक और आप जी राम जी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वहीं जब पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होती है तब वहां पे सब कहीं ना कहीं पीठ थपथपाते हैं। और जिन कांग्रेसी सांसदों को विरोध करना चाहिए था, कुछ सांसद जो थे वो गायब थे। अब ये पार्टी विद डिफरेंस बीजेपी जो कहलाती है, विरोध नहीं करना और फालतू बाहर आकर अपने बस मैसेज देना अपने तो नीरज कहीं ना कहीं जो दिग्विजय नहीं तो सर ये दिग्विजय सिंह जो संगठन की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इससे भी हम जोड़ सकते हैं कि संगठन की यहाँ पर कमी है। यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा को किसी ने
कहाँ नहीं होगा। नहीं, अपना संगठन के initiative देखिए, था। जब आपका संगठन कमजोर होता है तो स्ट्रेटजी भी कमजोर होती है, कम्युनिकेशन भी कमजोर होता है, क्योंकि संगठन इसीलिए संगठन से ही कमजोर सारी होता है चीजें क्योंकि निकलती आपकी है ना। स्ट्रेटजी कमजोर है, और जब संगठन कमजोर होता है तो आपका कम्युनिकेशन Communication भी कमजोर कमजोर होता है, है। बिल्कुल। यतीन दिग्विजय इफेक्ट दिखा CWC बैठक के बाद, वो बताते हैं कैसे। हम लोग को मैसेज आ गया कि मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी मीडिया को संबोधित करेंगे, तो तमाम पत्रकार के लिए एक बड़ी दुविधा पैदा हो गई। दुविधा ये थी कि दिग्विजय सिंह तब तक अंदर थे, कांग्रेस बिल्डिंग के अंदर, बाकी नेताओं को तो छोड़ सकते थे, उस दिन दिग्विजय सिंह को छोड़ना छोड़ सकते थे। खबर वही कितना थी, तो राहुल गांधी चुनौतीपूर्ण ने था। खुद ही मीडिया बोला। ऑफिस से लगातार फोन आ रहे थे कि दिग्विजय सिंह कहाँ है, और दूसरी तरफ वहां जाना भी था क्योंकि राहुल गांधी का स्टेटमेंट और मल्लिकार्जुन खड़गे का स्टेटमेंट तो हो अपने आप में लेता, खबर लेकिन अपने सवाल करने थे, सबको सवाल करना था। तो सारे मीडिया के लोग, जो मुख्य चैनल हो या जो और भी दूसरे चैनल हो, यूट्यूब के पत्रकार हो, तमाम लोग वहीं खड़े थे और तभी गए जब तक दिग्विजय सिंह निकल के बाइट न दे दे। तो दिग्विजय सिंह की बाइट के बारे में बताते हैं। रिएक्शन कर रहे थे, इस बीच दिग्विजय सिंह निकल जाते हैं, उनके पीछे कैमरा लगता है, वहाँ एक बाइट देते हैं, उसके बाद वो भागते हुए निकलते हैं, वहाँ से भागकर बाहर आ जाते हैं। कांग्रेस मुख्यालय का जो पीछे का रास्ता है, जो अभी की तारीख में मुख्य द्वार ही है, वहाँ एक गाड़ी का सहारा लेकर, तब तक 40-50 माइक उनके सामने में थी, वहाँ वो बाइट देते हैं, अपनी बात को रखते हैं। और यहाँ से बाइट देने के बाद सभी पत्रकार इस उम्मीद में कि राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे से दिग्विजय सिंह को लेकर सवाल पूछेंगे। सब पहुँचते हैं, हम लोग भी देर से पहुँचते हैं, तब तक वहाँ ब्रीफिंग 2-3 मिनट पहले शुरू हो चुकी होती है। हम भी अपनी आगे की पंक्ति में सीट लेते हैं कि हो सकता है सवाल की गुंजाइश बढ़ जाती है जब आप आगे होते हैं, बैठते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे अपना स्टेटमेंट देते हैं कि किस तरह से मनरेगा को लेकर नए साल में लड़ाई जारी रखी जाएगी। उसी को राहुल गांधी पहले हिंदी में भी अपनी बात रखते हैं और फिर साउथ के लोगों के लिए अपनी बात को अंग्रेजी में भी रखते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट सू मोटो खत्म होता है, सभी नेता उठ खड़े होते हैं। सभी नेता उठने से पहले पवन खेड़ा खड़े थे, जो कि मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। वो कहते हैं कि अब हम लोग की भी आगे की बैठक है और आप लोग को भी ऑफिस जाना होगा, प्रेस वार्ता खत्म। ये था कि अगर सवाल होता, मतलब सवाल जानते हैं किस पे होता है, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया के लोग माने नहीं है। हम लोग तुरंत राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पीछे में गए, मोबाइल ऑन रखा सबने कि कुछ राहुल गांधी दिग्विजय सिंह पे बोल दे, कुछ भी है, लेकिन कोई बयान नहीं है। अंदर का ये बताइए, अंदर कुछ बोला दिग्विजय को जब उन्होंने आरएसएस की तारीफ की? क्योंकि सुनने में आया कि राहुल ने बहुत कुछ बोला है उस बैठक में। देखिए, अलग अलग रिपोर्टिंग है, लेकिन बैठक के अंदर आरएसएस वाली बात नहीं आई थी, मतलब नेतृत्व की तरफ से। लेकिन बोले अब रही बात दूसरे दिन की बात, बैठक के अंदर तो बोले होंगे, बाहर नहीं आई होगी ना। नहीं, CWC में CWC की बैठक हुई, तो उस समय संगठन की बात दिग्विजय सिंह ने की कि संगठन में, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश का मसला हो गया था तो उन्होंने अपनी बात दिग्विजय सिंह ने रखी, लेकिन ये नहीं कि आरएसएस पे दिग्विजय सिंह ने अपनी बात को उस संदर्भ में बात को, उन्होंने संगठन की बात की। लेकिन अब क्या नेतृत्व किस तरह से देख रहा है कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश की बात करें, पवन खेड़ा की बात करें, जिन पर अभी जिम्मेदारी है मीडिया को चलाने की, वो लोग टाइमिंग को लेकर नाखुश थे। दोनों लोग टाइमिंग को लेकर नाखुश थे और पवन खेड़ा ने तो यहाँ तक हमसे बातचीत में भी कहा कि आरएसएस से सीख लेने की जरूरत गांधी के संगठन को नहीं है। इसके अलावा दूसरे कुछ नेता भी, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग कांग्रेस में है यतीन, जो दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थक है। वो तो सब चलता रहता है। एक आप मुझे बता रहे गिफ्ट वाला नितिन नवीन का कुछ बता रहे थे, वो बड़ा मजेदार संगठन वाली बात हो रही है। नितिन नवीन जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते हैं, कई लोग उनसे मिलने जाते हैं। सबसे बड़ी लाइन लगी पड़ी, हाँ, सबसे लाइन, और पार्टी ऑफिस में ही मिलते हैं वो। सबसे बड़ी बात यह है कि एक डिसिप्लिन है कि हम पार्टी ऑफिस में ही मिलेंगे। जैसे कि हमने देखा, अमित भाई ने पार्टी ऑफिस पूरे देश में खोलने की बात की थी, संगठन को मजबूत करने की बात की थी, नड्डा जी ने बढ़ाया उसको। नितिन नवीन जो है वो पार्टी ऑफिस से मिलते हैं। अब नितिन नवीन चूँकि संगठन में के पुराने में लोग हैं, युवा मोर्चा में भी थे, जब बिहार के वो अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, एक यूपी के अध्यक्ष उसी समय के थे, वो उनसे मिलने आते हैं। 5-6 साल बाद मुलाकात होती है, तो उनके लिए 3-4 गिफ्ट लाते हैं। पहले सॉल लेते हैं, नंदी जी देते हैं, बुके देते हैं और कुछ उनको देते हैं। तो फिर उसके बाद जब 2-3 चीज़, जब इसने कुछ समय बाद जो है नितिन नवीन बोलते हैं कि हो गया
या कुछ और बचा हुआ है। फिर हाँ, फिर इतना उसका सारा लेकर माहौल आ रहे हैं। हल्का होता है। फिर बोलते हैं कि देखिए आप हमारे पुराने मित्र हैं और हम लोग पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लिए काम औपचारिकता करते हैं, इतनी औपचारिकता करने की जरूरत नहीं है। एक संदेश जो है वो देते हैं। एक और बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप भी कई बार आपके साथ भी मैं सतीश गौतम के पास गया हूँ, सांसद हैं। अब उनके घर में गया तो एक बार आपके साथ ही गया था, तो एक बार मैंने देखा कि वो अपने कपड़े को खुद से पैक कर रहे थे। सारे काम कर रहे थे घर के। तो एक जो हमने उनसे बात की तब उन्होंने कहा कि ये हमारे संस्कार हैं, पार्टी के संस्कार हैं, जो हमें सिखाया गया है सारे काम। हमें खुद से एक बार उन्होंने पानी भी उन्होंने ऑफर किया था, कपड़े भी वो खुद से पैक कर रहे हैं, घर के काम भी खुद से कर रहे हैं, साथ ही साथ जो संगठन के काम है या जो दायित्व सांसद के तौर पे कई नेता ऐसे होते हैं जिनमें आप जो नाम ले रहे हो कि जो कितने भी आगे बढ़ जाएं लेकिन अपना जो जमीन है उनको भूलते नहीं। यही पार्टी के संस्कार। लेकिन मैं आपको एक और गिफ्ट से मुझे याद आया, मैं शंकर जी से भी पूछूंगा बाद में, और भी इनके पास बड़े सारे किस्से हैं कि गिफ्ट से मैं भूल ना जाऊं। एक आपने देखा होगा जब भी बड़े नेता के पास जाते हैं तो जो लोकल कार्यकर्ता आता है, जहां से भी आता है, तो अपने यहाँ की बड़ी फेमस चीजें लेकर आता है कि मेरे यहाँ का ये है, मेरे यहाँ का वो है। तो ऐसे ही मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़े बीजेपी के नेता आज भी काफी अच्छे पोजीशन पर हैं और बड़ा उनका होल्ड माना जाता है कार्यकर्ताओं पर। तो वो ऊपर अपनी बालकनी में खड़े थे, तो नीचे देखा कि एक कोई है मिलने वाला, उसे वो जानते नहीं थे क्योंकि जब बड़ा नेता होता है तो उसके पास इस तरह के कई कार्यकर्ता आते हैं। तो उन्होंने देखा कि वो उसने गाड़ी साइड से लगाई है और जो घी, देसी घी जो होता है वो पैक था और वो एक डिब्बे में डाल रहा है, डिब्बे में पैक में से निकाल के डाल रहा है। लोग करते हैं, वो ले जा रहे होंगे। वो सुबह का टाइम था, वो शायद ब्रश वगैरह कर रहे थे तो अपनी बालकनी से देख रहे थे। बाद में 15 मिनट बाद बेल बजती है, तो उस वक्त कोई और था भी नहीं क्योंकि सुबह का टाइम था। तो उनके यहाँ जो काम करने वाले थे वो भी लो प्रोफाइल हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने जो नाम लिया तो वो बड़ी लो प्रोफाइल है। उन्होंने अपना खुद ही दरवाजा खोला और देखा तो वो आया, जी भाई साहब मैं आपसे मिलने आया हूँ, हाथ जोड़ के जैसे कार्यकर्ता करते हैं, और जी मैं इस जगह से आया हूँ और मैं आपके लिए अपने गांव का घी खुद बनवा कर लाया हूँ। समझे आप? मतलब वो घी जो अपने गांव का बनाकर बता रहा है वो पैक बाजार का घी था और वो उस जार में लेकर पहुंचा कि जैसे वो, और वो तो अचानक उनकी नजर पड़ गई। तो इस तरह से जो लोग हैं जो आम अपने नेता को किस तरह से बेवकूफ बनाते हैं कि मैं स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ, ये बड़ा मजेदार था। ये उन्होंने खुद, और एक मैं नाम बता देता हूँ, दीपक भाई हैं, एक मेरे सीनियर हैं, उन्होंने किस्सा बड़े तरीके से देखा और बताया मुझे। मैंने ये किस्सा तो बड़ा मजेदार है। दीपक त्यागी जी, ये चीज मानना चाहिए यतेंद्र जी कि जो लोग नेता होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने सतीश गौतम की बात की, हमने नितिन नवीन की बात की, क्योंकि वो ग्राउंड से है तो उनको सारी चीजें पता होती है, कहीं ना कहीं हम ये चीज मानते हैं। बिल्कुल मानते हैं। तो ऐसे ही एक और किस्सा इनके पास, बड़ा मजेदार किस्सों की इनका पिटारा है। आप सूत्र की बात कर रहे थे, राजनीतिक गलियारों की बात कर रहे थे, ऐसा ही एक किस्सा था हमारे साथ में। एक्सक्लूसिव खबरों का जो एक हर रिपोर्टर के अंदर होता है कि हम कुछ एक्सक्लूसिव करें। तो मैं जनरली रोजाना रात में करीब 10 बजे के लगभग मैं फील्ड छोड़ता हूँ, अपनी बाइक से निकलता हूँ, अपना बैग टांग करके। तो इसी बीच में किसी पुलिस वाले का मेरे पास कॉल आया। पुलिस खुफिया विभाग से थे कि शंकर भाई अभी पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और कुछ कहीं पे ना कुछ वो जो एक टेररिस्ट है जो अक्सर कहीं कहीं कुछ लिख देता है विदेश में बैठा, उसके आदमी आकर के लिख देते हैं, फिर वीडियो बनवाता है, उसके बाद उसको वायरल करता है सोशल मीडिया पे। बोला भाई अभी पार्लियामेंट सेशन होने वाला है और देखो कहीं पे ऐसा संसद के बारे में जिक्र है और ऐसे ऐसे बातें कि अब होगा, क्रांति होगा, ये सारी चीजें होंगी, ऐसा कुछ लिख दिया है। तो जैसे संसद मैंने सुना और पार्लियामेंट सेशन होने वाला था शीतकालीन सत्र में, मैं निकलने वाला था, मैं पहुंचा खान मार्केट तक। फिर मैंने बाइक घुमाया, हमने ठीक रखे, मैं देखता हूँ। तो वो खुफिया विभाग का अधिकारी भी चाहता था कि मैं जाकर के उसको कवर करके एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट दें, क्योंकि वो भी घर में बैठा हुआ था उस वक्त में। मैं निकला और अपनी बाइक लेके आया। अब देखिए कि भाई सबसे अगर पार्लियामेंट के आसपास है तो बोट क्लब चौकी में कुछ होगा, देखिए शांति कुछ नहीं। फिर पार्लियामेंट डिस्ट्रिक्ट थाने पहुंचे, देखिए वहां भी कोई नहीं है, शांति। अब मुझे लगा कि यार जो अब इनपुट दिया है वो तो सही होगा। फिर मुझे बताया कि यार ये चीज जो है ना, आप चले जाओ लाल किला के आसपास में कुछ ऐसी चीजें हुई है। तीसरा कॉल आया, मैं लाल किला की ओर चला गया और बाइक लगाया वहां पे। इनपुट वाले ने भी आपको पूरा चक्कर वो घर में बैठा मुझसे काम करवा रहा था। मैं पहुंचा लाल किला के पास पहुंचे, फिर पता चला कि नहीं वो
30,000 जो ISBT जो है ना उसके पास वो फ्लाईओवर है, वहां पे लिखा गया है। मैं बाइक लगा के और उसके बाद मैं वो भी नहीं दिखाना चाहता मैं रिपोर्टर हूं, तो हेलमेट वही लगा दिया, बैग भी टांग दिया और थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ रिपोर्टर है, तो ऐसे ही बैग टांग करके चला गया वहां पे पुल के ऊपर में। जैसे पहुंचे तो वहां पे देखे कि वहां पे डीसीपी वहां से क्रॉस कर रहे थे। डीसीपी क्रॉस कर, वो जस्ट डीसीपी नया आए थे मनोज मीणा, उसके पहले सागर कलसी साहब होते थे सरदार जी, तो निकल रहे थे। तो पहली बार हम दोनों आमने सामने हुए। हमने सर कुछ विशेष? बोलता आप यहाँ कैसे? हमने बस सर मैं आया हूँ सर, आप लोग कुछ लगता है विशेष हैं? बोला कुछ नहीं। वो वहां से निकल गए। मैं पुल के ऊपर से गया, जब अब जासूसी वाला दिमाग मेरे आया, हमने जरूर इसी पुल पे कुछ हुआ है। मैं गया फ्लाईओवर के ऊपर में, तो मैंने देखा एक जगह, सब जगह सूखा है, एक जगह गीले रंग से, मैंने सफेद रंग से कुछ पोत दिया गया और उसमें कुछ ऐसे स्लोगन्स लिखे गए थे, देश विरोधी स्लोगन्स लिखे गए थे। तो हमने देखा और उसके बाद रात में अपने बैग टांगे हुए और अपने मोबाइल निकाल करके और उसको कवर करना स्टार्ट किए और सोचे कि भाई जब आए हैं रात में तो एक वॉक थ्रू भी कर लेते हैं। तो मैं कि इस वक्त में मौके पे पहुंचा हूं और ये यूं करके मैं वॉक थ्रू करने लगा। तभी क्या देखते हैं, एक पुलिस वाला, तो सायरन की आवाज भी आ गई पुलिस वाली टाइप की। हाँ देखिए उस वक्त उससे ज्यादा सायरन मेरे दिल में बजा था। तभी देखते हैं एक पुलिस वाला आया, सिविल वर्दी में था, वो सिपाही था, कांस्टेबल। वो बाइक लुढ़काते हुए आया कि लाइट ना जले, ज्यादा तेज हवा, और आया और मैं यूं करके रिपोर्ट बना रहा था कि इस वक्त देख सकते हैं यहाँ कुछ लिखे गए थे, देश विरोधी कुछ बातें लिखी गई थी, उसको मिटा दिया गया है, पुलिस वालों ने मिटा दिया है। तो वो सब हम रिपोर्ट कर रहे थे। तब तक पुलिस वाला आया और मेरे कमर के पीछे, जनरली वो पुलिस का पकड़ने का पैटर्न होता है, वो भाग नहीं सकते, और बाइक एक पैर से लगाया साइड में और मुझे पकड़ लिया और कान पे फोन लगा के कहता है साहब मैंने टेररिस्ट को पकड़ लिया। और मैं वॉक थ्रू कर रहा हूँ, आपको टेररिस्ट बता दिया। हाँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि एक मिनट, अपना मैं वॉक थ्रू कर रहा हूँ कि कंप्लीट कर लें और उसके बाद तब बात करेंगे। और वो मोबाइल पे लगा के और यूं कह रहा है साहब मैंने पकड़ लिया टेररिस्ट को। फिर मैंने अपना वाइंड अप किया, फोन को रोका, हमने कि भाई साहब एक मिनट आराम से बात कर लें। बोलता तू चुप रहा। हमने भाई मैं पत्रकार हूँ, बोला बहुत देख लिया। तो मैंने कार्ड निकाला और मैंने दिखाया कि मैं सीरन से हूँ, और कहा कि प्रेस कार्ड में मेरा सीरन लिखा हुआ है। तो मैं जैसे बोला कि सीरन, हाँ वो सी ग्रुप वाला टेररिस्ट है। और मेरा उस वक्त में सही भी कहे, मेरे होश जो है उड़ चुके थे कि भाई अब रात में कैसे बताएं, क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव के चक्कर में ना तो अपने बॉस को बताया, न असाइनमेंट को बताया, ना किसी दोस्त को बताया। क्यों कि हम रात में चुपके से स्टोरी को करेंगे और मॉर्निंग में एक्सक्लूसिव चलाएंगे। और उस चक्कर, अब उसके बाद पुलिस वाला लेने के देने, वो मैं सही कह रहा हूँ कि आज भी बता रहे हैं मुझे वो याद है। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि मैं पत्रकार हूँ, वो मानने के लिए तैयार नहीं। और उसकी जस्ट वहां पे तैनाती हुई थी पुलिस सिपाही की, वो जिसको बता रहा था एसीपी को, तो मुझे लगा कि यार ये अपने साहब को बता रहा है। तो मैंने बोला कि भाई उसको बोलो सी ग्रुप वाला छोड़ो, उसको बोलो शंकर आनंद है। मैं कस के चिल्लाया तो एसीपी को बोल रहा था, वो एसीपी मुझे जानता था। बोलता अरे शंकर दादा है क्या, वो पूछो ये। तो उसने कॉलर ने पूछा, बोला ये हो क्या, बोला हाँ। तब उस आदमी बोला छोड़ो उसे। और मैं कस के बच गए, नहीं तो चले जाते। और साहब उसके बाद मैंने डीसीपी को फोन किया। अब मुझे भी अपने आप को प्रमाणित करना था कि मैं रिपोर्टिंग करने के लिए आया था, मैं नेक आदमी, क्योंकि वो नया डीसीपी वहां पे आया था। मैंने उससे फोन किया और मैंने उस सिपाही की तारीफ किया कि भाई इस काम को, जिस काम के लिए इसको रखे हुए बहुत अच्छा काम किया है। और उस सिपाही की हालत खराब होगी, मेरे डीसीपी का जानकार है। तो सही नहीं, कभी कोई एक्सक्लूसिव के चक्कर में भी हम लेने के देने पड़ जाते हैं। और यह बिल्कुल पंचायत विद रिपोर्टर्स में कई तरह के किस्से नीरज ने भी बताए, विनीत ने भी बताए और शंकर आनंद ने गुदगुदाने का भी काम किया। लेकिन सच में क्या होता है एक्सक्लूसिव खबरों के चक्कर में और उसके पीछे की सच्चाई क्या होती है, तो कई सारे किस्से ऐसे भी जो मैंने पहले भी कहा कि सोचने पर भी मजबूर करते हैं, तो गुदगुदाने पर भी करते हैं। पंचायत विद रिपोर्टर्स में इस बार इतना ही। आगे भी हमारा ये सिलसिला नए नए किस्सों के साथ चलता रहेगा।